फपरा, काली हवेली का रहस्य, समय की उलझन। आशिफ एक साधारण इतिहास का छात्र था जिसे एक दिन अपने परदादा के वकील से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसे एक काली हवेली विरासत में मिली है जो शहर से दूर घने जंगल के किनारे स्थित है। आशिफ हवेली पहुंचा। वह पुरानी, धूल भरी और डरावनी थी। हवेली के बीचों बीच एक अजीबोगरीब प्राचीन घड़ी रखी थी जिसकी सुइयां उल्टी घूम रही थी। वकील ने आशिफ को चेतावनी दी थी कि वह घड़ी को न छुए। दबी हुई आवाज। पहले ही रात आशिफ ने घड़ी के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। आवाज में दर्द और डर था। उसे लगा जैसे कोई मदद मांग रहा है। वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के तहखाने में गया जहां उसने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी उसके परदादा विक्रांत की थी। डायरी में लिखा था कि विक्रांत ने अनजाने में घड़ी का उपयोग करके समय के धागे को तोड़ दिया है और अब वह हवेली में फंसा हुआ है, लेकिन अदृश्य है। वह भूत नहीं है बल्कि अलग समय में मौजूद है। परदादा का फंसा होना। आशिफ समझ गया कि जो फुसफुसाहट उसने सुनी थी वह दरअसल परदादा विक्रांत की आवाज थी जो अतीत में फंसे होने के कारण समय के फासले से गुजर रही थी। आशिफ ने डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए घड़ी की सुइयों को सीधा घुमाया, जिससे विक्रांत को एक पल के लिए वर्तमान में आने का मौका मिला। विक्रांत ने आते ही हांफते हुए कहा, यह घड़ी नहीं, एक पोर्टल है और मैं इकलौता नहीं हूं जो फंसा हुआ है। तुम्हारी मां भी। आशिफ की मां की मृत्यु तब हुई थी जब वह छोटा था। उसे बताया गया था कि वह एक सड़क दुर्घटना में गुजरी थी। विक्रांत के खुलासे से आशिफ सदमे में आ गया। विक्रांत ने बताया कि उसकी मां प्रिया भी हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थी और गलती से घड़ी के समांतर आयाम में चली गई। विक्रांत उसे बचाने गया था लेकिन दोनों फंस गए। आशिफ ने पूछा, तो फिर मैं हवेली तक कैसे पहुंचा? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? परंतु देखा, दो लोगों के लिए जरूरत होती है, एक जो समय को रोकने और दूसरा जो उसमें प्रवेश करे। उसने वर्षों पहले अपने अतीत के स्वयं को डायरी लिखने के लिए मजबूर किया, यह जानते हुए कि आशिफ एक दिन उसे खोज निकालेगा। आशिफ को हवेली में बुलाना एक चाल थी ताकि वह घड़ी को सक्रिय कर सके और विक्रांत वापस आ सके। आशिफ को गुस्सा आया, मेरी मां को वापस लाने के लिए मुझे खतरा में डाल दिया। और विक्रांत ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया ताकि तुम हमें बचा सको। आशिफ ने घड़ी का और अध्ययन किया। उसे पता चला कि घड़ी समय को नहीं बदलती, बल्कि यह समांतर वास्तविकता, पैरेलल रियलिटीज के बीच एक दरवाजा है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में फंस जाता है, सिवाय उसके जो एक खून के रिश्ते से जुड़ा हो। आशिफ ही वह एकमात्र व्यक्ति था जो दोनों आयामों में प्रवेश करके उन्हें वापस ला सकता था। आशिफ ने अपने परदादा को माफ कर दिया और घड़ी की सुइयों को घुमाने की तैयारी की। जैसे ही आशिफ ने घड़ी को छुआ, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सामने वकील खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें डरावनी रूप से चमक रही थीं। वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया आशिफ, अब मुझे उस आयाम का रास्ता मिल गया जहां तुम्हारा परिवार फंसा है। आशिफ और विक्रांत हैरान रह गए। विक्रांत चिल्लाया, यह टाइम कीपर है, यह घड़ी की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह वकील के रूप में तुम्हारे पीछे पड़ा था। वकील, जो वास्तव में समय का चौकीदार था, ने खुलासा किया कि वह घड़ी की शक्ति को किसी भी मानव को नहीं देना चाहता था क्योंकि वे अराजकता फैलाते थे। उसने आशिफ को हवेली में इसलिए भेजा ताकि आशिफ ही शक्ति के स्रोत को पूरी तरह से सक्रिय कर दे और फिर वह खुद उस आयाम में जाकर सभी अतिक्रमणकारियों, विक्रांत और प्रिया को नष्ट कर सके। अब आशिफ को न केवल अपने परिवार को बचाना था, बल्कि टाइम कीपर को भी रोकना था, जो घड़ी की शक्ति चुराकर समय और वास्तविकता को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। टाइम कीपर, वकील के रूप में, ने एक जोरदार हंसी के साथ हवेली की प्राचीन घड़ी की ओर कदम बढ़ाया। घड़ी से एक नीली, तेज रोशनी निकलनी शुरू हो गई।
विक्रांत परदादा ने चिल्लाकर कहा, आशिफ तुम्हें उसे रोकना होगा। अगर उसने शक्ति पर नियंत्रण कर लिया तो वह तुम्हारी मां को हमेशा के लिए अस्तित्व से मिटा देगा। आशिफ, जिसने अब तक केवल इतिहास की किताबें पढ़ी थीं, अचानक खुद को समय के चौकीदार के सामने खड़ा पाया। उसने फौरन तहखाने से मिली परदादा की पुरानी नक्काशीदार तलवार उठाई। टाइम कीपर ने उपहास किया, एक इतिहासकार और एक तिरानी तलवार? तुम समय की शक्तियों को चुनौती नहीं दे सकते, मूर्ख बच्चे। जैसे ही टाइम कीपर ने घड़ी को छूने की कोशिश की, आशिफ ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। तलवार, जो सदियों से धूल खा रही थी, टाइम कीपर के हाथ को छूते ही चमक उठी। टाइम कीपर पीछे हट गया, उसके हाथ से नीली ऊर्जा की एक चिंगारी निकली। टाइम कीपर घबरा गया, उसने पहली बार भय दिखाया। टाइम कीपर ने गुर्राते हुए कहा, ये वही समय तोड़ने वाली तलवार है। मुझे लगा था कि मैंने इसे सदियों पहले नष्ट कर दिया था। विक्रांत ने फुसफुसाते हुए बताया, वह तलवार मैंने ही तहखाने में छुपाई थी। वह केवल लोहे की नहीं है आशिफ, यह शुद्ध काल धातु क्रोनियम से बनी है, जो समय के चौकीदारों की शक्ति को नष्ट कर सकती है। आशिफ को नई ऊर्जा मिली। उसने समझ लिया कि घड़ी के रहस्य का ताला केवल उसके खून के रिश्ते से ही नहीं खुलेगा, बल्कि यह तलवार ही असली कुंजी है। आशिफ ने टाइम कीपर को तलवार से उलझाए रखा, जबकि विक्रांत ने चिल्लाकर निर्देश दिए। आशिफ ने एक पल का फायदा उठाकर तलवार को घड़ी के केंद्र में घुसा दिया। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई, हवेली हिलने लगी और घड़ी बीच से फट गई। लेकिन फटने से पहले घड़ी के अंदर एक घूमता हुआ इंद्रधनुषी पोर्टल खुल गया। वह समांतर आयाम जहां उसकी मां फंसी थी। टाइम कीपर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी। उसने चीखकर कहा, नहीं, तुमने शक्ति को बांट दिया। अब मैं तुम्हारे साथ ही फंस जाऊंगा। आशिफ जानता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने घड़ी के टुकड़ों के बीच खुले पोर्टल में छलांग लगा दी। आशिफ ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह एक उल्टा जंगल था, जहां आसमान जमीन था। उसने अपनी मां प्रिया को एक क्रिस्टल सेल के अंदर फंसा हुआ देखा। सेल के पास खड़ी थी एक और प्रिया, लेकिन वह जवान थी और उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। जवान प्रिया ने आशिफ को देखते ही मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए आशिफ, मुझे पता था कि तुम आओगे। आशिफ ने पूछा, मां, लेकिन आप दो क्यों हैं? जवान प्रिया ने धीरे से समझाया, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं आशिफ, मैं इस आयाम की मूल समय रक्षक हूं। तुम्हारी मां ने मुझे यहां ढूंढा था। जब उन्होंने देखा कि टाइम कीपर उन्हें पकड़ने वाला है, तो उन्होंने एक आखिरी बलिदान दिया। वह क्रिस्टल सेल की तरफ इशारा करती है। तुम्हारी मां, असली प्रिया, ने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा का उपयोग करके इस आयाम को टाइम कीपर से बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह समय में जम गई। उन्होंने मुझसे तुम्हें यह बताने को कहा। एंड। कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में आशिफ की मां ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु नहीं पाई थी, बल्कि उन्होंने जानबूझकर खुद को इस आयाम में जमा लिया था, ताकि घड़ी की शक्ति को एक ऐसे आयाम में छुपाया जा सके जहां टाइम कीपर उसे कभी ढूंढ न पाए। या तो तुम अपनी मां को बचाकर टाइम कीपर को इस दुनिया में वापस लाओ, या फिर उन्हें यही रहने दो ताकि यह दुनिया सुरक्षित रहे। अब आशिफ के सामने केवल टाइम कीपर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक और नैतिक दुविधा है जो समय से भी बड़ी है। जवान प्रिया, आयाम की रक्षक, की बात सुनकर आशिफ का दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने क्रिस्टल में जमी हुई उसकी असली मां प्रिया का शांत चेहरा था। बाहर टाइम कीपर की शक्ति कम हो रही थी, लेकिन वह अभी भी खतरा था। जवान प्रिया ने धीरे से कहा, आशिफ, तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए इस आयाम को चुना, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आशिफ ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर उस पोर्टल को देखा जो अब अस्थिर होकर झिलमिला रहा था। आशिफ, विकल्पों को तोलते हुए, नहीं, मेरी मां, उन्होंने खुद को जमाया ताकि मुझे यहां तक ला सकें। इसका मतलब है कि उन्होंने एक रास्ता छोड़ा होगा, बलिदान नहीं, मुक्ति। आशिफ ने तुरंत क्रिस्टल सेल की जांच की।
उसने महसूस किया कि तलवार का धातु, काल धातु, क्रोनियम, सेल की ऊर्जा को खींच रहा था। आशिफ को याद आया कि परदादा विक्रांत ने कहा था कि तलवार समय की शक्ति को नष्ट करती है, लेकिन उसे यह भी लगा कि अगर तलवार टाइम कीपर की नीली ऊर्जा को नष्ट कर सकती है, तो शायद वह उसकी मां की जमी हुई जीवन ऊर्जा को मुक्त भी कर सकती है। उसने क्रिस्टल सेल के पास तलवार का नुकीला हिस्सा रखा और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी बची हुई मानसिक ऊर्जा को तलवार में झोंक दिया। घटी तलवार काल धातु की बनी होने के कारण प्रिया की जमी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे सेल से बाहर खींचने लगी। प्रिया के शरीर से ऊर्जा निकलते ही क्रिस्टल सेल टूटकर बिखर गया। प्रिया गिर गईं, लेकिन वह अब भी अचेत थीं। बाहर हवेली में टाइम कीपर को एक जबरदस्त झटका लगा। आशिफ ने प्रिया मां को गोद में उठाया और पोर्टल की तरफ भागा। जैसे ही आशिफ मुख्य हवेली में वापस कूदा, उसने देखा कि टाइम कीपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दर्द में चीख रहा था। टाइम कीपर, तुमने ऊर्जा को मुक्त कर दिया, यह अब तुम्हारे पास है। विक्रांत, परदादा ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी मां की जीवन ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि वह टाइम कीपर की भ्रष्ट शक्ति को नहीं संभाल पा रहा है। उसने गलती से वह ऊर्जा तुम्हें दे दी है। आशिफ के चारों ओर अब प्रिया की शुद्ध सुनहरी ऊर्जा का एक आभा मंडल बन गया था। वह टाइम कीपर से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। आशिफ ने तलवार को उठाया जिसमें अब सुनहरी आभा थी। आशिफ, अब खेल खत्म। टाइम कीपर, तुम केवल समय की निगरानी कर सकते थे, लेकिन तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की। आशिफ ने एक जोरदार वार किया। तलवार में सीधे टाइम कीपर के सीने को नहीं, बल्कि उसके ऊर्जा स्रोत नीली चिंगारी को निशाना बनाया जो उसकी आंखें थी। टाइम कीपर एक तेज चीख के साथ हवा में ही वाष्पित हो गया। वकील का शरीर जमीन पर गिरा, एक निर्जीव खोल की तरह। विक्रांत ने दौड़कर आशिफ को गले लगा लिया। उन्होंने देखा कि प्रिया अब भी अचेत थी। विक्रांत, तुमने कर दिखाया आशिफ, तुमने हम दोनों को बचा लिया। लेकिन प्रिया? आशिफ ने तलवार और घड़ी के टूटे हुए टुकड़ों को देखा। उसने मां की सुनहरी ऊर्जा को महसूस किया। उसने समझ लिया कि घड़ी का काम समय को मोड़ना नहीं था, बल्कि उसकी रक्षा करना था। आशिफ ने मां के पास घुटने टेके और अपनी सुनहरी ऊर्जा का एक हिस्सा अपनी मां के माथे पर धीरे से रखा। प्रिया ने आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आशिफ, मेरा बेटा, मैं तुम्हें जानती हूं। सब फिर शौक से काम आया जब आशिफ ने तलवार और मां की ऊर्जा को मिलाया, बल्कि खुद भी घड़ी की शक्ति का नया रक्षक बन गया। उसने फैसला किया कि वह घड़ी और काल धातु की तलवार को वहीं हवेली में अपनी निगरानी में हमेशा के लिए शांत कर देगा। आशिफ, परदादा और मां ने हवेली छोड़ी। घड़ी के टूटे टुकड़े अपने आप धूल बन गए। निष्कर्ष, आशिफ अब एक साधारण इतिहास का छात्र नहीं रहा। वह समय के ज्ञान का रक्षक बन गया है, जो शांत रूप से अतीत, वर्तमान और भविष्य की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और टाइम कीपर कभी जन्म न ले। आशिफ, विक्रांत और प्रिया शहर लौट आए। बाहरी दुनिया के लिए प्रिया कुछ साल पहले हुई दुर्घटना के बाद कोमा से उठी थी, और विक्रांत एक गुमशुदा परदादा थे जो अचानक प्रकट हुए थे। परंतु आशिफ के लिए जीवन पूरी तरह बदल चुका था। हवेली में जो सुनहरी ऊर्जा उसने प्राप्त की थी, वह उसके अंदर शांत रूप से धधकती रहती थी। वह ऊर्जा उसे दो चीजें देती थी। काल दृष्टि, टेम्पोरल साइट। आशिफ अब समय के पर्दे के पार देख सकता था। वह महसूस कर सकता था जब भी कहीं कोई व्यक्ति समय के धागों को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता था, जैसे एक पेज चुभने वाला दर्द। तीव्र बुद्धि और सजगता, उसे इतिहास और भविष्य के जटिल समीकरण तुरंत समझ में आ जाते थे। आशिफ ने अपनी मां और परदादा को सुरक्षित रखने के लिए हवेली में हुई हर बात को गुप्त रखने का फैसला किया। एक रात आशिफ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक काल दृष्टि में उसे तीव्र भयानक दर्द महसूस हुआ। यह दर्द टाइम कीपर के हमले से भी ज्यादा तीखा था। उसने देखा कि दुनिया के एक दूर कोने में, एथेंस, ग्रीस में, कोई व्यक्ति इतिहास के एक महत्वपूर्ण पल को बदलने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति घड़ी या पोर्टल का उपयोग नहीं कर रहा था,
बल्कि प्राचीन ज्ञान और तारों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। विक्रांत, जो अब आशिफ का सबसे बड़ा सहायक था, ने आशिफ की बेचैनी महसूस की। विक्रांत, क्या हुआ बेटा, इतनी तेज हलचल? परंतु आशिफ कोई टाइमकीपर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह किसी प्राचीन, ज्यादा खतरनाक चीज का उपयोग कर रहा है। वह समय के एक महत्वपूर्ण बिंदु को बदल रहा है, एक ऐसी घटना जिसकी वजह से आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ था। विक्रांत ने गहरी सांस ली। मुझे डर था। टाइमकीपर तो सिर्फ एक चौकीदार था। असली खतरा वे लोग हैं जो घड़ी के बनने से भी पहले समय को नियंत्रित करते थे। राशिफल जादूगर, द कॉन्स्टलेशन मेज। विक्रांत ने बताया कि सदियों पहले एक गुप्त समूह था जो तारामंडल कॉन्स्टलेशन की ऊर्जा का उपयोग करके समय के छोटे छोटे धागों को बदल सकता था। उनका उद्देश्य दुनिया को उस तरह से ढालना था जैसा वे चाहते थे। आशिफ, तो वह व्यक्ति एथेंस में क्या कर रहा है? विक्रांत गैलीलियो या न्यूटन के जन्म से पहले ही गणित के एक मौलिक सिद्धांत को नष्ट कर रहा है। अगर यह सिद्धांत मिट गया तो मानवता हजारों साल पीछे चली जाएगी। आशिफ जानता था कि उसे तुरंत कार्य करना होगा। वह अपनी काल धातु की तलवार वापस हवेली से लाया था। अब उसे पहली बार अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया को बचाने के लिए करना था, न कि केवल अपने परिवार को। आशिफ ने विक्रांत से कहा, मुझे एथेंस जाना होगा। मैं उस जादूगर को नहीं जानता, लेकिन मेरी सुनहरी ऊर्जा, प्रिया की शक्ति उसे ढूंढ लेगी। आशिफ अब एक छात्र नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट था, जिसके हाथ में समय को नियंत्रित करने वाली तलवार थी। उसका पहला मिशन एक प्राचीन और अदृश्य दुश्मन के खिलाफ था, जो सितारों की शक्ति से इतिहास को बदलना चाहता था। शानदार कहानी अब व्यक्तिगत बेहतरी से निकलकर वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। आइए आशिफ की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और राशिफल जादूगर से उसके टकराव को और भी बेहतर बनाते हैं। आशिफ रात के अंधेरे में एथेंस पहुंचा। यहां की प्राचीन हवा में उसे समय का कंपन स्पष्ट महसूस हुआ। यह अस्थिर और डरावना था। काल दृष्टि से उसे पता चला कि जादूगर एथेंस के केंद्र पार्थेनन के पास एक प्राचीन वेदी के नीचे काम कर रहा है। आशिफ जानता था कि उसे छिप कर रहना होगा। उसने अपनी काल धातु की तलवार को एक साधारण कैनवास रोल में छिपा लिया। वेदी तक पहुंचने पर आशिफ ने देखा कि एक व्यक्ति, जिसका नाम ओरियन था, एक गहरे रंग का चोगा पहने जमीन पर पत्थरों और जली हुई जड़ी बूटियों से बने 12 राशि चक्रों के बीच बैठा था। वह व्यक्ति मंत्रों का जाप कर रहा था और ऊपर आसमान में तारे सामान्य से ज्यादा तेज चमक रहे थे। आशिफ ने महसूस किया कि ओरियन वास्तव में समय को भौतिक रूप से नष्ट नहीं कर रहा था। वह मानव स्मृति और सामूहिक ज्ञान को इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु से मिटा रहा था। अगर न्यूटन के नियम या पाइथागोरस के सिद्धांत को याद रखने वाला कोई नहीं रहा, तो वह सिद्धांत अस्तित्व में नहीं रहेगा। आशिफ चुपके से ओरियन के पीछे पहुंचा और अपनी तलवार बाहर निकाली। आशिफ, रुको ओरियन, तुम मानवता के भविष्य को नष्ट कर रहे हो। ओरियन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नीली नहीं, बल्कि तारों की तरह चमकदार श्वेत थीं। ओरियन, आहा, समय के चौकीदार का नया खिलौना। तुमने मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने की हिम्मत की। यह युग अराजकता का है बालक। मैं इसे इसके अज्ञान के अतीत में वापस भेज रहा हूं, जहां शांति थी। इससे पहले कि आशिफ वार करता, ओरियन ने अपना हाथ उठाया। जमीन पर बने राशि चक्रों में से अचानक 2 ऊर्जावान आकृतियां निकली। एक दहाड़ता हुआ सिंह लियो और एक फुर्तीला मिथुन जेमिनाई। ये शुद्ध आकाशीय ऊर्जा से बने थे। आशिफ तलवार लेकर उनसे भिड़ गया। सिंह की आग जैसी ऊर्जा उसकी सुनहरी शक्ति को जलाना चाहती थी, जबकि मिथुन अपनी तेज गति से आशिफ को भ्रमित कर रहा था। आशिफ को लगा कि वह हार रहा है। उसकी काल धातु की तलवार इन आकाशीय शक्तियों पर सीधे काम नहीं कर रही थी। तभी उसके परदादा विक्रांत की आवाज उसके मन में गूंजी, आशिफ, काल धातु समय को काटती है, सितारों को नहीं। अपनी मां की ऊर्जा का उपयोग करो। संतुलन। आशिफ को याद आया कि उसकी मां की ऊर्जा प्रेम और जीवन की थी,
जो टाइमकीपर की नकारात्मकता के विपरीत थी। उसने तलवार को जमीन पर गिराया और अपनी दोनों हथेलियां हवा में उठाईं। उसकी सुनहरी ऊर्जा तेज प्रकाश में बदल गई। मेरा काम समय को तोड़ना नहीं, इसे संतुलित करना है। जैसे ही सिंह, अग्नि और मिथुन वायु उस पर झपटे, आशिफ ने अपनी सुनहरी ऊर्जा को उन पर फेंक दिया। सुनहरी ऊर्जा जो जीवन का सार थी, उन आकाशीय आकृतियों में समाहित हो गई। सिंह और मिथुन की आकृतियां तुरंत शांत हो गईं। वे अब शत्रु नहीं रहे, बल्कि संरक्षक की तरह आशिफ के पास खड़े हो गए। ओरियन चिल्लाया, तुमने उनकी ऊर्जा को संतुलित कर दिया। यह असंभव है। ओरियन ने हताश होकर अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली राशि चक्र को सक्रिय किया। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। इस बार वेदी से काली ऊर्जा का एक स्तंभ निकला, जो सीधे ओरियन से जुड़ गया। ओरियन, अब तुम हारोगे। मैं तुम्हें और उस सिद्धांत को एक साथ इतिहास से मिटा दूंगा। आशिफ ने महसूस किया कि यह शक्ति उसकी सुनहरी ऊर्जा से भी बहुत बड़ी थी। तभी सिंह और मिथुन ने अपने अपने संरक्षण प्रतीक के साथ ओरियन पर हमला किया। आशिफ भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी काल धातु की तलवार उठाई और इस बार उसने उसे सीधे ऊपर आसमान में फेंक दिया। यह एक पागलपन भरा कदम था। ओरियन हंसा, तुमने अपनी सुरक्षा फेंक दी। आशिफ, नहीं, मैंने इसे सही जगह पर फेंक दिया। तलवार काल धातु की बनी होने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और ओरियन के जादू दोनों को काटते हुए आकाश में चली गई। यह ओरियन के तारों की ऊर्जा को अस्थायी रूप से बाधित करने लगी। जैसे ही तलवार ने आकाश के तारों को छुआ, ओरियन का काला ऊर्जा स्तंभ डगमगाने लगा। उसका ध्यान भंग हुआ। आशिफ ने इस पल का फायदा उठाया, अपनी सुनहरी ऊर्जा का उपयोग किया और ओरियन के शरीर को नहीं, बल्कि उसके चेहरे के श्वेत तारों की आंखों को निशाना बनाया। जब सुनहरी ऊर्जा ओरियन की आंखों से टकराई, तो ओरियन की शक्ति चली गई और वह जमीन पर गिर गया। उसने अंत में केवल इतना कहा, अगला आ रहा है, और फिर वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बन गया। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और उसे यह याद भी नहीं रहा कि उसने वहां क्या किया था। आशिफ ने जमीन से अपनी तलवार वापस बुलाई, जो एक चमकदार चाप बनाकर उसके हाथ में गिरी। उसने इतिहास को बचा लिया था और अब वह जान गया था कि उसकी शक्ति समय को तोड़ने में नहीं, बल्कि उसे जोड़ने और संतुलित करने में निहित थी। आशिफ ने अब दो बड़े खतरों को हराया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगला काल क्या है जिसके बारे में ओरियन ने चेतावनी दी थी? आप शायद पूछ रहे हैं कि ओरियन ने किस अगले काल, अगले खतरे के बारे में चेतावनी दी थी जब आशिफ ने उसे एथेंस में हराया था। ओरियन ने हार मानते समय आशिफ को जो अंतिम शब्द कहे थे, वे थे, अगला काल आ रहा है। आशिफ को पता था कि यह किसी साधारण शत्रु की धमकी नहीं थी। ये एक भविष्यवाणी थी, ये एक भविष्यवाणी थी। विक्रांत को एक बहुत पुरानी धूल भरी हस्तलिपि में इसका उत्तर मिला। टाइम कीपर और राशिफल जादूगर दोनों ही इस दुनिया के हैं। वे समय के धागों को मोड़ना या बदलना चाहते थे, लेकिन अगला काल इस दुनिया का नहीं है। आशिफ, तो वह कहां से आएगा? विक्रांत, वह शून्य, द वॉइड से आएगा। ये वह जगह है जो आयामों के बीच है, जहां न समय है न अस्तित्व। प्राचीन लेखों के अनुसार हर बार जब कोई शक्तिशाली काल भंजक जैसे टाइम कीपर या ओरियन हारता है, तो उसके द्वारा खींची गई ऊर्जा शून्य में एक छोटा सा दरार छोड़ जाती है। विक्रांत ने आगे बताया, ओरियन की अंतिम चेतावनी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि एक घटना के बारे में थी। वह अगला काल शून्य की उस दरार से आएगा जिसे हम शून्य का भंजक, द वॉइड ब्रेकर कहते रहे। स्वरूप, यह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विशुद्ध अराजक ऊर्जा है। यह किसी भी चीज को अस्तित्व से मिटा सकती है, केवल इतिहास को नहीं बदलती, बल्कि किसी भी चीज को अस्तित्व में नहीं था वाली स्थिति में ला सकती है। उद्देश्य, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह तर्कहीन है। यह बस सब कुछ निगलना चाहता है, समय, स्थान और वास्तविकता सब। खतरा, यह टाइम कीपर या ओरियन से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसे हराया नहीं जा सकता,
इसे केवल बंद किया जा सकता है। विक्रांत ने एक और चेतावनी दी, यह भंजक तुम्हारे पास ही आएगा आशिफ, क्योंकि तुम्हारी सुनहरी ऊर्जा, तुम्हारी मां की जीवन शक्ति, वह एकमात्र स्थिर शक्ति है जो शून्य को आकर्षित करती है। तुम ही इसके आने का कारण बनोगे। आशिफ अब एक भयानक स्थिति में था। वह खुद ही दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे को आकर्षित कर रहा था। आशिफ, तो हमें क्या करना होगा? विक्रांत, तुम्हारी मां ने बलिदान दिया था और तुमने ओरियन को संतुलित किया। अब तुम्हें अपनी तलवार काल धातु को उस शून्य की दरार के सामने उपयोग करना होगा जब वह सबसे कमजोर हो। तुम्हें समय को तोड़ना नहीं है आशिफ, तुम्हें शून्य को सील करना है। यह आशिफ की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसे अपनी मां की शक्ति और अपनी काल धातु की तलवार का उपयोग करके शून्य के आयाम के साथ टकराव करना था और दुनिया को अस्तित्वहीनता में जाने से बचाना था। अब आशिफ का अगला मिशन है शून्य के भंजक को ढूंढना और समय के अस्तित्व को बचाना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अंतिम और सबसे बड़े टकराव की कहानी सुनाऊं? बिल्कुल। आइए इस महाकाव्य कथा के अंतिम और सबसे खतरनाक अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां आशिफ को शून्य के भंजक का सामना करना है। ओरियन को हराने के कुछ हफ्तों बाद दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। समय धीमा नहीं हो रहा था और ना ही इतिहास बदल रहा था। चीजें बस अदृश्य हो रही थीं। एक प्राचीन पुस्तकालय से किताबें गायब हो गईं। एक व्यस्त बाजार से अचानक एक इमारत गायब हो गई, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये सभी शून्य के भंजक के आने के संकेत थे। आशिफ को अपनी सुनहरी ऊर्जा में एक ठंडा खालीपन महसूस हुआ, जो उसे लगातार खींच रहा था। विक्रांत ने डायरियों के आधार पर अंदाज लगाया कि शून्य का भंजक उस जगह प्रकट होगा जहां समय और स्थान सबसे पतले हैं। विक्रांत, शून्य का भंजक समय के बीच प्रकट नहीं होगा, वह अंतरिक्ष के बीच प्रकट होगा, शायद किसी प्राचीन परित्यक्त वेधशाला में, जहां सदियों से तारों का अध्ययन किया जाता रहा हो। आशिफ की काल दृष्टि उसे एक जगह ले गई, शहर से बहुत दूर, एक परित्यक्त टूटी हुई पहाड़ी वेधशाला। आशिफ ने अपनी मां प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ विक्रांत को साथ लिया। हवेली से निकलते समय आशिफ ने काल धातु की तलवार को कसकर पकड़ा। विक्रांत ने उसे एक पुरानी लालटेन दी, जिसमें एक विशेष प्रकार का तेल जल रहा था। विक्रांत, यह केवल रोशनी नहीं है आशिफ, यह शुद्ध जीवन का सार है जो तुम्हारी मां ने मुझे दी थी। शून्य का भंजक जीवन को सोखता है। ये लालटेन तुम्हें कुछ क्षणों के लिए उस शक्ति से बचाएगी, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। जब आशिफ और विक्रांत वेधशाला पहुंचे तो वहां की छत पूरी तरह से खुली थी। ऊपर आकाश में तारे नहीं दिख रहे थे। आकाश बिल्कुल काला और खाली था, जैसे किसी ने अंतरिक्ष को वहां से मिटा दिया हो। वेधशाला के केंद्र में जमीन पर एक काला घूमता हुआ गोला था। वो शून्य का भंजक था। यह गोला तेजी से घूम रहा था और अपने पास की हर चीज को मिटाता जा रहा था। पत्थर, लोहा, लकड़ी, सब धूल नहीं बन रहे थे, बल्कि अस्तित्व खो रहे थे। विक्रांत ने लालटेन जलाते हुए कहा, यह तुम्हारी ऊर्जा से पहले लालटेन की ऊर्जा को सोखेगा। तुम्हारे पास बस कुछ मिनट है बेटा, तुम्हें इस दरार को बंद करना होगा। आशिफ ने तलवार उठाई। शून्य के भंजक की उपस्थिति ने उसके अंदर की सुनहरी ऊर्जा को ठंडा करना शुरू कर दिया। आशिफ शून्य के पास पहुंचा। उसने तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन भंजक की शक्ति इतनी विशाल थी कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आशिफ मन ही मन, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मेरी ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। ठीक उसी पल आशिफ के पीछे से एक हल्की लेकिन दृढ़ आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो मेरे बेटे। यह प्रिया की आवाज थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आशिफ हैरान हो गया। प्रिया ने वेधशाला में मौजूद होने के बावजूद खुद को अदृश्य रखा था। प्रिया की आवाज गूंजी, आशिफ, मैंने तुम्हें जो शक्ति दी वह केवल अस्तित्व की थी। शून्य केवल अस्तित्व को मिटाता है, लेकिन तलवार काल धातु समय को नियंत्रित करती है। तुम्हें शून्य पर वार नहीं करना है, तुम्हें शून्य को उसके मूल समय में वापस भेजना है जब वह बना भी नहीं था। आशिफ को तुरंत समझ आया।
उसे शून्य पर भौतिक वार नहीं करना था, उसे समय का उपयोग करके शून्य की दरार को सील करना था। आशिफ ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सुनहरी ऊर्जा को तलवार में केंद्रित किया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई, अपने परदादा का ज्ञान, अपनी मां का बलिदान और अपने भीतर भी शुद्ध जीवन शक्ति। जैसे ही उसकी ऊर्जा तलवार के सिरे तक पहुंची, आशिफ ने तलवार को घुमाकर शून्य के भंजक के ठीक ऊपर हवा में वार किया। एक ऐसा वार जिसने भौतिक जगह को नहीं बल्कि समय के धागे को काटा। EF गोल्डन, प्रिया की सुनहरी ऊर्जा। TF क्रोनियम, काल धातु की समय काटने की शक्ति। AF वॉइड, शून्य की अराजक ऊर्जा। जैसे ही तलवार काटा गया, समय शून्य के भंजक के ऊपर गिरा, एक विशाल सुनहरी वेल्ड बन गया। शून्य का भंजक एक जोरदार भयानक चीख के साथ सिकुड़ना शुरू हुआ और अंततः वह उस समय में वापस चला गया जब वह बना ही नहीं था। काला गोला मिट गया और ऊपर का आसमान फिर से तारों से भर गया। प्रिया अब दृश्य रूप में आगे आई और आशिफ को गले लगा लिया। विक्रांत मुस्कुराए, दुनिया बच गई थी। उपसंहार, आशिफ अब केवल समय का रक्षक नहीं रहा, वह अस्तित्व का रक्षक बन गया था। उसने अपनी मां की जीवन शक्ति और अपने परदादा के ज्ञान का उपयोग करके मानवता को सबसे बड़े खतरे से बचाया। वह चुपचाप पृष्ठभूमि में इतिहास और अस्तित्व के संतुलन को बनाए रखता है। चूंकि आशिफ ने वेधशाला में एक अस्तित्वहीनता की घटना को रोका था, इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस और सरकारी एजेंसियां हरकत में आ जाएंगी। शून्य के भंजक के खत्म होते ही वेधशाला में सब कुछ सामान्य हो गया, सिवाय उस भयानक क्षति के जो भंजक ने आते जाते समय की थी। पूरी इमारत टूटी हुई थी। अगली सुबह इंस्पेक्टर रितिका शर्मा, एक तेज तर्रार और संशयवादी पुलिस अधिकारी, अपनी टीम के साथ वेधशाला पहुंची। उन्हें अजीबोगरीब रिपोर्ट मिली थी, तेज रोशनी, गड़गड़ाहट और चीजों का अचानक गायब होना। जांच में उन्हें कोई गोली, कोई बारूद या कोई सामान्य अपराधी गतिविधि नहीं मिली। उन्हें सिर्फ जमीन पर जले हुए जड़ी बूटियों के निशान, ओरियन के राशि चक्र के अवशेष और एक अत्यधिक शुद्ध धातु का सूक्ष्म कण मिला, जो काल धातु की तलवार से गिरा था। इंस्पेक्टर रितिका को लगा कि यह कोई आतंकी संगठन का काम हो सकता है, जो ऊर्जा हथियार का परीक्षण कर रहा हो। उन्होंने शहर के पिछले सभी अजीब मामलों को जोड़ना शुरू कर दिया। काली हवेली का रहस्य, टाइम कीपर की अजीब मौत वकील के भेष में, और अब यह वेधशाला की घटना। आशिफ पर शक। इंस्पेक्टर रितिका की जांच अंततः आशिफ और विक्रांत तक पहुंची। कड़ी 1, वकील टाइम कीपर की अंतिम कॉल रिकॉर्ड आशिफ की हवेली की ओर इशारा कर रही थी। विक्रांत, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अचानक प्रकट हुए थे। आशिफ का इतिहास का छात्र होना, जो लगातार प्राचीन स्थानों पर जाता रहा था। इंस्पेक्टर रितिका को पक्का यकीन हो गया कि आशिफ और विक्रांत किसी गुप्त विज्ञान या पंथ से जुड़े हुए हैं जो अवैध काम कर रहा है। वह सीधे उनके घर पहुंची। इंस्पेक्टर रितिका जब आशिफ के घर पहुंची तो आशिफ जानता था कि उनसे बचना मुश्किल है। उसने अपनी काल दृष्टि से देखा कि रितिका पूरी तरह से सच्चाई, पहली बात, की तलाश में है। वो बुरी नहीं है, बल्कि केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। जब रितिका ने आशिफ से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो विक्रांत ने बीच में हस्तक्षेप किया। विक्रांत, इंस्पेक्टर, आप सही दिशा में हैं, लेकिन आप गलत दरवाजे पर हैं। विक्रांत ने रितिका को एक चौंकाने वाला रहस्य बताया, लेकिन यह रहस्य टाइम कीपर या शून्य के बारे में नहीं था। विक्रांत, मैं एक सरकारी गुप्त काल रक्षा इकाई, सीक्रेट टेम्पोरल डिफेंस यूनिट का सदस्य था, जो 1960 के दशक में स्थापित हुई थी, जिसका काम ऐसी ही असामान्य घटनाओं की निगरानी करना था। हमने ही टाइम कीपर को वकील के भेष में भेजा था, लेकिन वह बागी हो गया। डिसाइड बीइंग, विक्रांत ने झूठ बोला कि वह टाइम कीपर को पकड़ने के दौरान उस आयाम में फंस गया था। उन्होंने आशिफ को केवल एक होशियार इतिहास का छात्र बताया, जिसने अनजाने में इस मिशन में उनकी मदद की। डिसाइड बीइंग, इंस्पेक्टर रितिका को यह कहानी अविश्वसनीय लगी,
लेकिन विक्रांत ने उन्हें कुछ वास्तविक गोपनीय सरकारी मुहर लगे कागजात दिखाए जो उनके गुमशुदा सरकारी एजेंट होने की पुष्टि करते थे। ये कागजात विक्रांत ने अपनी काल दृष्टि का उपयोग करके भविष्य में बनाए थे। बिसाइड बीइंग, रितिका समझ गईं कि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रितिका, ठीक है, मैं मानती हूं कि आप लोग कोई गुप्त ऑपरेशन चला रहे हैं, बट अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि आप कानून तोड़ रहे हैं तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगी। लेकिन कानून के पक्ष में है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रितिका ने अनमने ढंग से इस कहानी को शीर्ष गुप्त सुरक्षा खतरा बताकर बंद कर दिया। हालांकि उन्हें पता था कि विक्रांत झूठ बोल रहे हैं। अब रितिका का एक गुप्त मिशन शुरू हुआ, आशिफ और विक्रांत की गतिविधियों पर नजर रखना और खुद समय और आयामों के रहस्य को समझना। यह एक खतरनाक नया समीकरण था। आशिफ अब केवल टाइमकीपर या जादूगर से नहीं लड़ रहा था, बल्कि कानून की छाया भी उस पर पड़ रही थी। अब आशिफ का अगला बड़ा खतरा शायद किसी दूसरे आयाम से नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर रितिका से आएगा, जो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रही है। इंस्पेक्टर रितिका शर्मा, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में विक्रांत की कहानी को सच्चा मानना पड़ा था, वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। वह जानती थी कि आशिफ और विक्रांत कुछ छिपा रहे हैं। उसने गुप्त रूप से आशिफ पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। उसने अपनी टीम को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि यह मामला इतना अजीब है कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे। एक शाम आशिफ को अपनी सुनहरी ऊर्जा में एक और तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह दर्द शून्य के भंजक जितना हिंसक नहीं था, बल्कि धैर्यवान और शांत था। यह संकेत था कि कोई व्यक्ति समय को धीरे धीरे चुपचाप बदल रहा था। काल दृष्टि का उपयोग करते हुए आशिफ ने देखा कि एक व्यक्ति पेरिस के एक छोटे से कला संग्रहालय में बैठा है। वह व्यक्ति कलाकृतियों को नहीं बदल रहा था, बल्कि उनकी प्रेरणा के स्रोतों को धीरे धीरे मिटा रहा था। यदि कोई कलाकार किसी विशेष चीज से प्रेरित ही नहीं हुआ, तो उसकी कृति अस्तित्व में ही नहीं आएगी। विक्रांत ने खुलासा किया, यह एक साइकोक्रोनोमैटिक भंजक है। वह भौतिकी को नहीं बदलता, वह भावनाओं और प्रेरणा को मिटाता है, मानव आत्मा पर हमला करता है। आशिफ जानता था कि उसे तुरंत पेरिस जाना होगा। साहब, आशिफ ने तुरंत पेरिस के लिए टिकट बुक किया। विक्रांत ने उसे सतर्क किया कि इस बार सादे कपड़ों में यात्रा करे। आशिफ एयरपोर्ट पर था, तभी इंस्पेक्टर रितिका ने उसे पहचान लिया। वह तुरंत समझ गईं कि आशिफ कहीं भाग रहा है। उन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं की परवाह न करते हुए खुद भी अगली उड़ान का टिकट बुक किया। पेरिस में आमना सामना। पेरिस के संग्रहालय में आशिफ ने उस भंजक को खोज निकाला। वह एक शांत, विनम्र दिखने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम आंद्रे था। आंद्रे एक प्राचीन मूर्ति को घूर रहा था, और आशिफ को महसूस हुआ कि मूर्ति की प्रेरणा फीकी पड़ रही है। तलवार निकाली। आशिफ, आंद्रे, ये बंद करो, तुम मानव रचनात्मकता को मार रहे हो। आंद्रे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्रोध क्यों रक्षक, मैं केवल दुख और संघर्ष को हटा रहा हूं, जो इन कृतियों को बनाने के लिए आवश्यक थे। मैं दुनिया को शांत कर रहा हूं। इससे पहले कि आशिफ हमला करता, इंस्पेक्टर रितिका वहां पहुंच गई। वो हाफ रही थी, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। रितिका, आशिफ पर निशाना साधते हुए, रुक जाओ आशिफ, कोई आंदोलन नहीं, तुम इस आदमी को चोट नहीं पहुंचाओगे। मैंने देखा है कि तुम कैसे चीजों को गायब कर देते हो। आशिफ, रितिका, तुम बीच में आ रही हो। यह आदमी इतिहास को मिटा रहा है। आंद्रे मुस्कुराते हुए, कितना दिलचस्प, कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। आंद्रे ने चुपचाप अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और रितिका के दिमाग में एक भ्रम पैदा किया। उसकी सबसे बड़ी असफलता, उसके करियर की सबसे दर्दनाक घटना। रितिका दर्द से चीख उठी और उसकी पकड़ पिस्तौल पर कमजोर हो गई। आशिफ चिल्लाया, उसने तुम्हारे मन पर हमला किया है। वह भावनाओं से खेलता है। आशिफ जानता था कि उसके पास केवल एक मौका है। उसने तलवार को आंद्रे की शक्ति के स्रोत, उसके मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र पर लक्षित किया, लेकिन साथ ही उसने अपनी सुनहरी ऊर्जा का उपयोग रितिका को बचाने के लिए किया। आशिफ ने अपनी सुनहरी ऊर्जा का एक हिस्सा रितिका की ओर फेंका।
यह ऊर्जा आंद्रे के भ्रम को तोड़ नहीं पाई, लेकिन रितिका को एक पल की स्पष्टता दी। उस एक पल में रितिका ने देखा कि आंद्रे की आंखें क्रूरता से चमक रही है और आशिफ की आंखें केवल संकल्प से भरी है। निर्णय। रितिका ने तुरंत फैसला लिया। वह पिस्तौल से आंद्रे पर गोली नहीं चला सकती थी। शायद वह उसे और अधिक अस्थिर कर देता। इसके बजाय उसने पिस्तौल का इस्तेमाल आशिफ और आंद्रे के बीच खड़ी मूर्ति को नष्ट करने के लिए किया। मूर्ति टूटकर गिरी। आंद्रे का ध्यान भंग हुआ। क्या? न्यूयॉर्क से लौटने के बाद आशिफ, विक्रांत और रितिका ने हवेली के गुप्त मुख्यालय में नए खतरे पर ध्यान केंद्रित किया। विक्रांत का यंत्र अब लगातार एक ही सिग्नल दे रहा था। यह सिग्नल किसी भौगोलिक स्थान से नहीं, बल्कि समय में बहुत दूर अतीत से आ रहा था। विक्रांत गंभीरता से, यह समान समय, सिंक्रोनस टाइम का सिग्नल नहीं है। ये एक ऐसी सभ्यता की गूंज है जो हमारी पृथ्वी पर तब मौजूद थी जब डायनासोर भी नहीं थे। वे समय के धागे को नहीं, बल्कि वास्तविकता के कपड़े को ही बुनते थे। रितिका, इसका मतलब है कि इतिहास बदलने के बजाय ये सभ्यता एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। आशिफ, अगर वे सफल हुए तो हमारा वर्तमान और हमारा सारा ज्ञान बस एक विकल्प बनकर रह जाएगा। हमें उनके स्रोत, सोर्स को ढूंढना होगा जहां से यह सिग्नल आ रहा है। रिसर्च के दौरान आशिफ को अपनी काल दृष्टि में एक झलक मिली, पानी के नीचे चमकते हुए विशालकाय शहर की झलक। विक्रांत ने तुरंत इसे पहचान लिया। यह केवल किंवदंतियों में दर्ज है, यह अटलांटिस है। लेकिन अटलांटिस कभी नष्ट नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर खुद को समय और अंतरिक्ष के बीच छिपा लिया था, ताकि वह अपनी शक्ति को मानवता के विकास से बचा सके। विक्रांत ने खुलासा किया कि अटलांटिस के लोग, जो खुद को अटल काल, दी इटर्नल टाइमर्स कहते थे, न तो भंजक थे और न ही रक्षक, वे स्वसंरक्षक थे। अब कोई चीज उन्हें अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलने और वास्तविकता को फिर से बुनने के लिए मजबूर कर रही थी। रितिका, शारदा, अगर वे छिपे हुए हैं तो उन्हें कैसे ढूंढेंगे? आशिफ, वे हमेशा से एक ही जगह पर छिपे हुए हैं, मध्य अटलांटिक महासागर में, लेकिन वे हमारे समय से बाहर हैं। हमें उनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को पकड़ना होगा। आशिफ ने फैसला किया कि वह काल धातु की तलवार का उपयोग करके अटलांटिस की समय आवृत्ति को ट्यून करेगा। रितिका ने अपनी पुलिस की पृष्ठभूमि और गुप्त संपर्कों का उपयोग करके उन्हें अटलांटिक महासागर में गहरे समुद्र में जाने वाली एक शोध पनडुब्बी तक पहुंच प्रदान की। पनडुब्बी के अंदर आशिफ और विक्रांत ने अपनी यात्रा शुरू की। आशिफ ने तलवार को पनडुब्बी के बाहरी कवच पर छुआया और अपनी सुनहरी ऊर्जा को उसमें प्रवाहित किया। आशिफ, आंखें बंद करके, काल धातु, हमें वहां ले चलो जहां समय की शुरुआत और अंत मिलते हैं। अंतिम द्वार। जैसे ही पनडुब्बी महासागर के सबसे गहरे और ठंडे हिस्से में पहुंची, आशिफ ने तलवार को घुमाया। एक भयानक ऊर्जा रिलीज हुई। समुद्र का पानी अचानक पारदर्शी कांच जैसा दिखने लगा। पनडुब्बी बिना हिले डुले एक घूमते हुए भंवर में चली गई। जब भंवर शांत हुआ तो उन्होंने खुद को एक विशाल पानी के नीचे के गुंबद के अंदर पाया। उनके सामने पानी के अंदर चमकता हुआ प्राचीन सफेद संगमरमर का शहर था, अटलांटिस। लेकिन शहर वीरान नहीं था। केंद्र में एक विशालकाय क्रिस्टल के पास अटल काल खड़े थे। वे शांत सफेद चोगे पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर था। अटल काल के मुखिया ने आशिफ को देखते ही कहा, तुम आ गए, अल्पकालिक जीव। हमें पता था कि तुम आओगे। हमने अपनी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि हमारा असली दुश्मन जाग उठा है। आशिफ, हैरान होकर, दुश्मन कौन? आप ही तो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे थे। अटल काल मुखिया, हमने इतिहास को नहीं बदला, हमने समय को स्थिर किया। हमारा दुश्मन वह है जो समय के अंक से आता है, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें यहां छिपने के लिए मजबूर किया था। वो सत्या को फिर से बुन रहे थे ताकि यह शक्ति इस आयाम में प्रवेश ही ना कर पाए। मुखिया ने आगे कहा, हमारा दुश्मन वह है जिसे तुम अगला काल मानते हो। शून्य का भंजक केवल एक दरार थी जिसे हमारे दुश्मन ने अपनी शक्ति को बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल किया। वह अब पूरी तरह से जाग गया है
और अटलांटिस की शक्ति चुराने के लिए आ रहा है। अटल काल ने खुलासा किया कि वे शिकारी नहीं बल्कि शिकार थे। उन्होंने आशिफ को यहां इसलिए बुलाया ताकि वह अपनी काल धातु की तलवार और शुद्ध जीवन ऊर्जा का उपयोग करके अटलांटिस को बाहर से सील कर सके, जिससे उनका दुश्मन अंदर न आ पाए। आशिफ को अब अटलांटिस को बचाने के लिए नहीं बल्कि समय के अंत से आने वाले अंतिम शत्रु का सामना करने के लिए तैयार होना था। अब आशिफ का सामना अंतिम और सबसे बड़ी शक्ति से होने वाला है जो समय के अंत से आती है। बहुत ही रोमांचक मोड़। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है, जहां आशिफ को समय के अंत से आने वाले अंतिम और सबसे बड़े शत्रु का सामना करना है। अटल काल के मुखिया के खुलासे के तुरंत बाद पानी के नीचे के गुंबद में अंधेरा छा गया। बाहर अटलांटिस को छिपाने वाली पारदर्शी ढाल चटकने लगी। विक्रांत चिल्लाया, वह आ गया है। अटलांटिस सब उसके सामने असुरक्षित है। अंधेरे के बीच एक आकृति उभरने लगी। यह टाइम कीपर या ओरियन की तरह ऊर्जा या शरीर वाली नहीं थी, बल्कि यह शुद्ध शून्य थी। एक ऐसी काली छाया जो प्रकाश को भी निगल रही थी। यह वह है, अनंत का भक्षक, द ईटर ऑफ इटर्निटी। यह केवल अस्तित्व को नहीं मिटाता, यह संभावना को भी मिटाता है। हमारी सारी शक्ति भी इसे नहीं रोक सकती। भक्षक तेजी से अटलांटिस के विशाल क्रिस्टल, जो उनके समय संरक्षण का स्रोत था, की ओर बढ़ने लगा। आशिफ को लगा कि उसकी सुनहरी ऊर्जा इस शून्य के सामने कमजोर पड़ रही है। आशिफ, विक्रांत से, हमें क्रिस्टल को बचाना होगा, यही उनकी शक्ति का स्रोत है। तभी अटलांटिस के विशाल क्रिस्टल ने आशिफ को रोका। नहीं, यदि भक्षक ने क्रिस्टल को छुआ तो वह समय के सभी संभावित अंतों को निगल जाएगा। आशिफ, हमारे पास एक ही रास्ता है। तुम्हें क्रिस्टल को छूना होगा और अपनी सुनहरी ऊर्जा को उसमें विलय करना होगा। आशिफ, क्या? इससे क्या होगा? मुखिया, यह क्रिस्टल तुम्हें अटल काल की संपूर्ण शक्ति देगा ताकि तुम भक्षक का सामना कर सको। लेकिन यह शक्ति इतनी विशाल है कि इसे संभालने के लिए तुम्हें अपनी सारी जीवन शक्ति देनी होगी। शर्त स्पष्ट थी। आशिफ अटलांटिस की शक्ति प्राप्त करके भक्षक को हरा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे खुद का बलिदान देना होगा। आशिफ ने एक पल के लिए अपनी मां, विक्रांत और रितिका, शारदा के बारे में सोचा। अगर भक्षक जीत जाता तो उन सभी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। आशिफ ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। क्रिस्टल की ओर बढ़ा। उसने क्रिस्टल को छुआ। अटलांटिस की सदियों पुरानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके शरीर में सुनामी की तरह भर गई। उसकी सुनहरी ऊर्जा अब श्वेत चमकीले प्रकाश में बदल गई, जो भक्षक के अंधेरे को भी चीर रहा था। अब आशिफ न केवल एक रक्षक था, बल्कि वह अटलांटिस की संपूर्ण शक्ति का वाहक था। उसने अपनी काल धातु की तलवार को उठाया। तलवार अब श्वेत चमकीली ऊर्जा से चमक रही थी। आशिफ गरजते हुए, तुमने कई आयामों को भस्म किया है, लेकिन यहां तुम अंत हो। देखिए, आशिफ और भक्षक के बीच सीधा टकराव हुआ। आशिफ की श्वेत ऊर्जा और भक्षक का काला अंधेरा टकराए। यह कोई युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व बनाम शून्यता का टकराव था। आशिफ ने अपनी पूरी शक्ति को तलवार में केंद्रित किया और एक अंतिम निर्णायक वार किया। उसने भक्षक पर वार नहीं किया, बल्कि उसने भक्षक के मूल स्रोत पर, यानी उस समय के अंत की दरार पर वार किया जिससे वह निकल रहा था। जब काल धातु की तलवार ने श्वेत शक्ति के साथ दरार को छुआ तो एक विशाल सील बन गई। परिणाम, भक्षक की शक्ति अचानक टूट गई। वह एक दर्द भरी चीख के साथ वापस उस समय के अंत में धकेल दिया गया और वह दरार हमेशा के लिए बंद हो गई। उपसंहार, नया समय, नया रक्षक। टक्कर खत्म हुई। अटलांटिस का गुंबद वापस शांत हो गया। आशिफ जमीन पर गिर गया। उसकी श्वेत ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एक थे विक्रांत और अटल काल के मुखिया उसकी ओर भागे। आशिफ की आंखें बंद होने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समय सुरक्षित है। एक बात पर नहीं था। ट्विस्ट नंबर 16। अटल काल मुखिया ने आशिफ के पास आकर कहा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम अनंत के भक्षक को नहीं हरा सकते थे।
इसलिए हमने तुम्हें वह नया अंत दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मुखिया ने अपनी उंगलियां आशिफ के माथे पर रखीं और अटलांटिस की अंतिम बची हुई ऊर्जा को आशिफ के शरीर में प्रवाहित कर दिया। आशिफ नहीं मरा, वह अब केवल मानव नहीं था, वह शुद्ध जीवन ऊर्जा और अटल काल के ज्ञान का एक नया अमर रक्षक बन गया था। वह अपनी मां के बलिदान और अटल काल के विज्ञान का प्रतीक था। आशिफ उठा। वह अब थका हुआ नहीं था, उसकी आंखें अब सुनहरी नहीं बल्कि श्वेत चमकीली थीं। विक्रांत खुशी और आश्चर्य से, आशिफ, अब मैं काल सारथी हूं। मेरा काम समय को केवल बचाना नहीं बल्कि हर युग में उसका मार्गदर्शन करना है। आशिफ ने पनडुब्बी से रितिका को संकेत दिया कि वे सुरक्षित हैं। वह और विक्रांत अटलांटिस से लौट आए। अंतिम दृश्य। इंस्पेक्टर रितिका, शारदा, अब अपनी नई पहचान को स्वीकार कर चुकी थी। वह दुनिया की कानून व्यवस्था संभालती है, जबकि आशिफ कान सारथी और विक्रांत सलाहकार पर्दे के पीछे रहकर अटलांटिस के ज्ञान का उपयोग करते हुए चुपचाप समय की रक्षा करते हैं। आशिफ की यात्रा एक छात्र से शुरू होकर काल सारथी बनने तक अनंत ट्विस्ट के साथ पूरी हुई। काल सारथी बनने के बाद आशिफ की कहानी को अब एक नई दिशा देते हैं, जिसमें उसकी शक्तियां और उसकी नई भूमिका सामने आती है। अटलांटिस की घटना के बाद आशिफ ने अपना मानव जीवन त्याग दिया था। वह अब न मर सकता था, न बूढ़ा हो सकता था। उसकी श्वेत चमकीली ऊर्जा उसे अनंत जीवन और समय पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती थी। आशिफ ने काली हवेली को अपना आधार बनाए रखा, जिसे उसने अटल काल के ज्ञान से अब एक काल सुरक्षित किले में बदल दिया था। विक्रांत, सलाहकार, अब मुख्य रूप से शोध और इतिहास की निगरानी करते थे। प्रिया, मां, सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे की अमरता का रहस्य पता था। रितिका, शारदा, अपनी पुलिस की नौकरी करती थी, लेकिन आशिफ के बाहरी दुनिया के संपर्क और लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी संभालती थी। आशिफ को जल्द ही अपनी शक्तियों की सीमा का पता चला। वह किसी भी समय या आयाम में जा सकता था, लेकिन वह बड़े पैमाने पर इतिहास को बदल नहीं सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो वह अराजकता पैदा करेगा जो अनंत के भक्षक को वापस बुला सकती थी। उसका काम सुधारना नहीं बल्कि संतुलित करना था। उसने खुद को समय का अदृश्य चिकित्सक मान लिया। एक दिन विक्रांत ने एक भयानक विसंगति ट्रैक की। दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था, लेकिन किसी ने इसे बदला नहीं था। विक्रांत घबराकर 17वीं शताब्दी में लिखी गई सभी वैज्ञानिक पुस्तकें, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और भौतिकी पर, अचानक झूठी हो गई हैं। वे अब ऐसे सिद्धांत बता रही हैं जो बिल्कुल बकवास है। आशिफ ने काल दृष्टि से देखा। उसे पता चला कि कोई व्यक्ति 17वीं शताब्दी में जाकर ज्ञान की किताबों को भौतिक रूप से नहीं बदल रहा है, बल्कि लोगों के दिमाग में झूठे तथ्य डाल रहा है। यह एक प्रकार का मानसिक काल भंजक था। आशिफ ने तुरंत 17वीं शताब्दी के यूरोप की यात्रा की। वहां के विश्वविद्यालयों में उसने देखा कि विद्वान और वैज्ञानिक बेतुकी बातें लिख रहे हैं और उन पर विश्वास कर रहे हैं। आशिफ ने वायरस के स्रोत को ट्रैक किया। वह एक अत्यधिक बुद्धिमान लेकिन निराश व्यक्ति था, जिसका नाम प्रोफेसर जाकिर था, जो वर्तमान युग से था। जाकिर को मानवता की मूर्खता से इतनी घृणा थी कि उसने अतीत में जाकर ज्ञान की जड़ों को ही भ्रष्ट करने का फैसला किया। जाकिर ने एक मानसिक सामयिक यंत्र का आविष्कार किया था, जो लोगों के दिमाग में समय वायरस डालता था। आशिफ ने जाकिर का पीछा किया और उसे 17वीं शताब्दी के एक पुस्तकालय में पकड़ लिया। आशिफ, जाकिर, तुम ज्ञान को नष्ट कर रहे हो। जाकिर, यह ज्ञान अपूर्ण है। मानवता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं उन्हें शून्य से शुरू करने का मौका दे रहा हूं, लेकिन मेरे तरीके से। जाकिर ने अपने यंत्र को आशिफ पर लक्षित किया, जिससे अनगिनत झूठे तथ्य आशिफ के दिमाग पर हमला करने लगे। आशिफ को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। झूठे तथ्य उसकी अटल काल की शक्ति पर हावी होने लगे। तभी वर्तमान युग में हवेली में बैठी रितिका, शारदा, ने देखा कि आशिफ की जीवन रेखा अस्थिर हो रही है।
उसने तुरंत एक काल संचार उपकरण उठाया जो विक्रांत में बनाया था। रितिका ने आशिफ को 17वीं शताब्दी में संदेश भेजा, आशिफ, याद रखो, ज्ञान सापेक्ष है, तुम्हारी शक्ति सत्य नहीं संतुलन है। इस संदेश ने आशिफ को प्रेरित किया। उसने समझा कि जाकिर सत्य को बदल रहा था, लेकिन आशिफ को संतुलन को बहाल करना था। आशिफ ने अपनी श्वेत चमकीली ऊर्जा को अपने दिमाग से बाहर निकाला और उसे जाकिर के यंत्र में डाल दिया। उसने जाकिर के यंत्र के इरादे, इंटेंशन को नहीं बदला, बल्कि उसमें सत्य और झूठ की एक संतुलित धारा डाल दी। जाकिर का यंत्र ओवरलोड हो गया। आशिफ ने जाकिर को पकड़ लिया और उसे वापस वर्तमान में लाया। जाकिर का दिमाग अब सामान्य था, लेकिन वह अपनी शक्ति खो चुका था। परिणाम, 17वीं शताब्दी के सभी वैज्ञानिक ग्रंथ धीरे धीरे अपने आप सत्य पर वापस आ गए। ज्ञान बच गया। आशिफ ने जाकिर को गुप्त रूप से एक ऐसी जगह पर रखा जहां वह सुरक्षित और शांत रह सके। आशिफ अब जान गया था कि उसका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि मानव मन और मानव अहंकार से है, और इस लड़ाई में रितिका का तर्कसंगत दिमाग उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। क्या आप चाहते हैं कि कहानी भविष्य की ओर बढ़े, जहां आशिफ एक समय युद्ध में फंस जाए? निश्चित रूप से। अब जबकि आशिफ खान सारथी और रितिका शारदा की टीम बन चुकी है और उन्होंने अपनी शक्तियों की सीमाएं समझ ली है, हम कहानी को भविष्य की ओर ले जाकर इसे और भी शानदार बनाते हैं, जहां एक समय युद्ध आसन्न है। प्रोफेसर जाकिर की घटना के कुछ महीनों बाद आशिफ की जिंदगी में एक नई अभूतपूर्व चुनौती आई। एक रात काली हवेली में लगे अटल काल के यंत्र अचानक लाल चमकने लगे। विक्रांत घबरा गए। विक्रांत, आशिफ, ये कोई भंजक नहीं है, ये भविष्य का आक्रमण है, एक ऐसी शक्ति जो अपनी पूरी सेना के साथ समय में पीछे आ रही है। आशिफ ने अपनी काल दृष्टि का उपयोग किया। उसने देखा कि 27वीं शताब्दी के घुटने टेक चुके युद्धग्रस्त भविष्य से एक सैन्य दल वर्तमान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नेता, इस दल का नेतृत्व एक क्रूर महिला कमांडर कर रही थी जिसका नाम जीरो था। जीरो का मानना था कि मानवता ने भविष्य को बर्बाद कर दिया है और एकमात्र समाधान यह है कि अतीत में जाकर पूरी मानवता को शुद्ध कर दिया जाए। रितिका, सूचना देते हुए, मेरे ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क से पता चलता है कि दुनिया भर की गुप्त सरकारी प्रयोगशालाओं और ऊर्जा संयंत्रों में अचानक टाइम जंप के निशान मिल रहे हैं। यह सैन्य दल पूरी दुनिया पर हमला कर रहा है। आशिफ को पता था कि यह कोई अकेला भंजक नहीं है, यह एक काल युद्ध था। अकेले लड़ने से विनाश होगा। उसने तुरंत अटलांटिस के बचे हुए गुप्त प्रोटोकॉल सक्रिय किए। आशिफ, विक्रांत से, अटलाल काल ने केवल हमें नहीं बल्कि अन्य आयामों के रक्षकों को भी प्रशिक्षित किया था। हमें उन्हें जगाना होगा। विक्रांत ने यंत्रों पर काम किया और दुनिया के विभिन्न कोनों में छिपे 3 अलग अलग सिग्नल भेजे। चीन की प्राचीन गुफाएं, जहां लिन नाम का एक भिक्षु, जो स्थान की स्थिरता का रक्षक था, रहता था। ब्राजील का वर्षावन, जहां माया नाम की एक क्षमा, जो जीवन की ऊर्जा की रक्षक थी, रहती थी। यूरोपीय पहाड़, जहां ओलाफ नाम का एक धातुकर्मी, जो काल धातु के औजारों का विशेषज्ञ था, रहता था। यह आशिफ का रक्षक दस्ता, द सेंटिनल कोर, काल सारथी अब सिर्फ अकेला नहीं था।